अच्छा, ये तो रामलीला का मंच है, 10 दिन तक आपने रामलीला देखी होगी। ये आजकल की लड़कियां भी कम खतरनाक जवाब नहीं देती। वो दिल्ली में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली लड़की से मैडम ने पूछा, बेटे राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन सीता माता भी उनके साथ बन गई, इसमें क्या सीख है? आपको लगे कि कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे जवाब दे सकते हैं, तो बच्चे के लिए तालियां बजा दें। उसने एक लाइन में विषय भी निपटा दिया, मैडम को भी निपटाया। बोली, मैडम सीता जी के बन जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। बड़े अद्भुत मामले हैं साहब प्यार के। तो मैं तो पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, वो एक लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया, आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूं। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए। बोले, शाम छोड़, 1 हफ्ते तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। और गौरी, ये नैनीताल में होता है, आपके यहाँ ऐसा? हमारे यहाँ दिल्ली पानीपत में तो मामला दूसरा है आजकल। एक छोटी सी कविता सुन लीजिए आप। गोविंद व्यास जी ने लिखा कि सोमवार को आंख लड़ गई, मंगल को इकरार हो गया, बुधवार को हंसकर बोली और गुरु को प्यार हो गया, शुक्रवार को बातें की थी, समझा बेड़ा पार हो गया, अगले दिन की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटा भार। तो प्यार कई बार वीकली प्रोग्राम जैसा हो गया। और आप ये मत सोचिएगा कि मोहब्बत की बातें केवल श्रृंगार में ही करी जाती हैं। हमारे हास्य रस के कवियों ने भी मोहब्बत लिखी, पर अलग ढंग से लिखी। वो जफर गाजीपुरी साहब, गाजीपुर के बड़े शायर, 4 पंक्तियां सुनिए उनकी, आनंद आएगा आपको। उन्होंने लिखा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ। पानीपत वालों आनंद लेना, ये मस्ती का कवि सम्मेलन है। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। कोयल का रंग है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। आदर्श जी का, हमारे मनोज जी का, भाई साहब ये कविता विशेष रूप से सुनिएगा। कोयल का रंग है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर, होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। अगली 2 पंक्तियों पर आपकी तालियां चाहूंगा। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। बेशक पैर कुरूप हैं शंभू, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। कविता यहां से शुरू होती है। आदरणीय पवार जी शायद पहली बार सुन रहे हैं इसे। लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला, इसलिए कभी भी कोयल को न देना उसके रूप पर ताना। बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। तालियां एक बार जोरदार बजाइएगा। ये कविता मैं सुनाता नहीं हूं, एक आध बार मैंने सुनाया। आज मैंने लगा कि राम जी के मंच पर हूं तो मन की बात आप तक पहुंचाऊं। और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ, विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। और आशीर्वाद देना अगली 2 पंक्तियों पर। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। यदि बदलोगे उसका स्वभाव जबरदस्ती, तो मिट सकती है उस जीव की हस्ती। जिस गुण के कारण मिली उसे पहचान, यदि वही गुण खो जाएगा, तो इस बदलाव में उसके शरीर का हो या ना हो, लेकिन उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। अमेरिका, कनाडा, दुबई कहीं चले जाओ, 40-50 साल पहले जो हिंदुस्तानी गया आज वो सबसे ऊपर के पायदान पर खड़ा।
क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट उसका एक ही रहा, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट कैसे निकल सकती है। कितना ही अरबपति हो गया, मूल टारगेट यही रखा उसने। मुझे तो याद आता है शंभू, वो दिल्ली में चांदनी चौक में एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए जूते भी आ जाए, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट। फोटोग्राफर पानीपत का था, चांदनी चौक में दुकान खोल ली उसने, एक लाइन में निपटाया। बोले ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाए। टेक्निक काम करती है, टेक्निक। अब ये गौरी ने शानदार गीत सुनाए, तब तुम मुझसे प्यार जरा सा कर लेना, और क्या कि मैं गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूं। ऐसी कविताओं का प्रभाव पड़ता है, बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है। वो हमारी एक कवित्री गौरी नहीं थी, कोई और थी, उसने करनाल में ऐसी कविताएं सुना दी प्यार मोहब्बत की, तो हरियाणा के एक छोरे ने 2 पंक्ति लिखी। जैसे ही कवि सम्मेलन खत्म हुआ मेरे पास आया, बोले भाई साहब आज जीवन में पहली बार 2 पंक्तियां लिखी हैं। मैंने कि तू कवि है? बोले ना जी कवि नहीं हूं, मैंने तो आज पहली बार लिखी है। मैं करता क्या? बोले जी कुछ नहीं, खेती है, किसानी है, भैंसों की डेयरी है, पर लिख दी आज 2 पंक्ति। 2 पंक्ति सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मोहब्बत की कविताओं का कई बार कैसा प्रभाव पड़ता। अगले ने लिखा तेरी जुल्फ, जुल्फ तो हरियाणा का जुल्फ ही लिखेगा, जुल्फ लिख दे फिर तो लखनऊ का हो गया वो। क्यों बोले ना, बोला तेरी जुल्फ, जुल्फ इसकी भी है, तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बल खावे। तालियां भरपूर बजाना, अगली पंक्ति पर आनंद के लिए सुना रहा। तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बल खावे से, जैसे खूंटे पर बंधी हुई भैंस खल खावे। देखो खाती तो ऐसी गर्दन घुमा के। बहुत बधाई देता हूं आपकी रामलीला कमेटी को। प्रतिवर्ष आप कवि सम्मेलन करवाते हैं, कोरोना काल में तो देश में ही कुछ नहीं हुआ, और शानदार कवियों को बुलाते हैं। वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने पहनने बोलने चलने में हर चीज में परिवर्तन आता जा रहा है। मैं तो पवार जी अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूं। तो लड़के लड़की की बात छोड़ दो, माँ बाप तक का भी पता नहीं लग रहा। मैं कुछ हास्य रस के छंद सुनाता हूं आपको। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है। सुंदरता से मेरा कोई विरोध नहीं है। गौरी को मैं पिछले 15 साल से देखता हूँ, वो जिस भी कवि सम्मेलन में आएगी भारतीय सांस्कृतिक वेशभूषा में रहेगी, भारतीय संस्कृति की बात करेगी, संस्कारों की बात करेगी। हमारे सब अग्रवंश और तमाम माताएं बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाए, वहां से तैयार होकर आए और उसे देखकर ऐसा लगे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया है, कोई एलियन आ गया है, तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पना कर सकता है? सुनिएगा, मैं कुछ छंद आपको सुनाता हूं, और इस नन्ही बालिका को भी जो कवि सम्मेलन में आई है सुनने के लिए, बेटा सुन के जाना। फोटो खिंचवाया इसने, आप अपने साथ मत खिंचवाओ, अपने साथ तो रोज खींच लोगे, आज इनके साथ खिंचवाना इसका बाद में, अभी नहीं, बाद में। सुनिएगा, मैं एक छंद सुनाता हूँ, बस करना वही है, तीसरी पंक्ति पर तालियां बजानी है, आनंद लीजिएगा। वो फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। पानीपत वालों, ये छंद मेरे पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुए हैं। इंग्लैंड गया था, हर शहर में ये छंद सुने गए। पानीपत में मैं पहली बार आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा कि एक विचित्र महिला और किसको कैसी लगी। बस मैं आदरणीय दुबे जी को, शंभू को समर्पित करता हूं, आप आनंद लें।
और फोटोग्राफर ने एक आंख बीच कर कहा, जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन में जरा मस्ती से तालियां। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। जीवन बचाने वाली डोज लगती, सारे बजाएं। जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। अगली पंक्ति शंभू को समर्पित कर रहा हूं। आपने उसकी मस्ती देखी, उसकी हस्ती देखी, उसका आनंद देखा, और कैसे वो गन्ने से चीनी बनाता है, बहुत देर तक बनाता है। सुनिएगा, उसकी उस मस्ती के नाम कर रहा हूं। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए शंभू जी ये कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके। ये पंक्ति में आदरणीय पमार जी को भेंट करता हूँ। मैंने उन्हें सुनाई, बोले प्रवीण ये तो सोच ही नहीं सकता था कि ऐसे भी बात कही जा सकती है। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा, आपको लगे कुछ अलग सी बात हुई है तो बहुत आपका आशीर्वाद चाहूंगा। वो कोरोना से जितने मरीज यहाँ पीड़ित हैं, भाई साहब, वो कोरोना से जितने मरीज यहाँ पीड़ित हैं, उनको जरूरी वैक्सीन लगती हो। फूल लगती हो, खुशबू लगती हो, चांद लगती हो, पराग लगती हो, ये तो सुना होगा। वैक्सीन लगती हो ये नहीं सुना होगा। वो कोरोना से जितने मरीज यहाँ पीड़ित हैं, उनको जरूरी वैक्सीन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, रियल एस्टेट एजेंट और पानीपत नहीं समझेगा इस पंक्ति तो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। वो प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तो। वो अभी पिछले दिनों पानीपत में वो शमशान घाट में एक अद्भुत घटना देखी। एक मुर्दे को जलाने की तैयारी हो रही थी, लकड़ियां लगा दी गई, डेड बॉडी लगा दी और बस अग्नि देने की बात चल रही थी। तभी वो बराबर में खड़े हुए हमारे वो संजय जी जोर जोर से रोने लगे। कैशियर साहब बोले भले आदमी थे, इनके 20,000 रुपए देने थे, लेने से पहले ही ऊपर चले गए। जीना मरना अपनी जगह, हिसाब किताब अपनी जगह। 20,000 रुपए निकाले और लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। ये दृश्य देखते ही मनोज सिंगला जी और जोर से रोने लगे। बोले यार मुझे भी इसके 30,000 देने थे, अभी दे दूं वरना ऊपर हिसाब जाके करना पड़ेगा। इन्होंने भी 30,000 रुपए निकाले, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। आदर्श गुप्ता जी वहां खड़े खड़े ये दृश्य देख रहे थे। प्रधान जी, इन्होंने तुरंत ड्राइवर से कहा मेरा सूटकेस उठा के ला। उसमें से चेक बुक निकाली, 1.5 लाख का चेक भरा। बोले मुझे भी इसके 1 लाख रुपए देने थे। चेक लकड़ियों के बीच में लगाया, 50,000 उठा के जेब में रखे। तालियां जरा जोरदार बजाओ। देखिए ये सच्ची बात है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, प्रधान जी के लिए तालियां इसलिए बजाइए, ये असली देशभक्ति। भाई 2 आदमी भारतीय कर उसी 50,000 में एक कवि सम्मेलन करवा लिया, उसी में करा लिया। बोले कि ये जो लोग 2 भारतीय करेंसी का नुकसान करना चाहते हैं, ये नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं आपको सच बता रहा हूँ, अग्रवंशी आदमी सारे काम अलग तरीके से निपटाता है। शंभू ये बहुत जरूरी है। अभी वो पिछले दिनों एक अंग्रेज उतरा एयरपोर्ट पर, तो एक शंभू जैसा भारतीय बाबा टाइप आदमी टकरा गया। तो अंग्रेज ने पूछा उससे कि भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो। अंग्रेज बाबा था मिशन का, वो जो इस्कॉन वाले होते हैं, अंग्रेज साधु बना हुआ। बोले तुम यहाँ किस लिए आए हो। बोले जी मैं तो भारत घूमना चाहता हूँ। तो उसने बताया देखो भारत अद्भुत देश है, 3 लोगों से बचकर रहना, एक यादव, एक गुर्जर, एक अग्रवाल। तो उसने कहा वो तो ठीक है पर पहचानूंगा कैसे, माथे पे तो किसी के नहीं लिख रहा। बोले मैं बताऊंगा। उधर से एक यादव आ रहा था, तो भाई ने कहा इसको देख के धौल जमा दे। अंग्रेज ने पहलवान वाला धौल जमा दिया, 2 थप्पड़ यादव ने खींच के दिए। बोले उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार क्या चली गई।
तुम जैसे दो दो कौड़ी के लोग भी हमें रौब दिखाएंगे। अंग्रेज बोला ये कौन थे? बोले ये हमारे यहाँ के यादव थे, इनसे बच के रहना। बोले पहचान गया। गुजर को कैसे पहचानूंगा? बोले मैं बताऊंगा। उधर से गुजर आ रहा था नोएडा का, बोले इसको देख के मूंछों पर ताप दे दे। मूछ थी नहीं, अंग्रेज ने फिर भी ताप दे दिया। 2 थप्पड़ गुजर ने दिए। बोले नोएडा में जमीन हमारी बिक्री है, कई करोड़ रुपए की, ताकत तू दिखा रहा। खोपड़ी घूम गई अंग्रेज की। बोले ये कौन थे? बोले ये हमारे यहाँ के गुजर थे, इन्हें ताकत मत दिखाना। तालियां आप चाहूंगा आपकी, सुन लीजिए पहले। बोले इन दोनों को तो पहचान गया, अब ये बताओ इस अग्रवाल को कैसे पहचानूंगा? अगला छूटते ही बोला साले तुझे इतनी देर से पिटवा कौन था? तालियां जरा मिलकर बजा दो एक बार। प्रधानमंत्री कोई बनो, अर्थव्यवस्था किसी की भी रहो, रिमोट व्यापारी के हाथ में। अग्रवंशी का मतलब मेरा व्यापारी से, और व्यापारी अपने सब काम अलग अलग ढंग से करता। अब ये गौरी सुना रही थी बहुत शानदार, चलो वो बाद में बताऊंगा। पहले 1-2 छंद सुनाता हूं आपको। मैंने बताया जिसका दाव लग जाए उसकी जय जयकार है इस देश में। एक छंद सुनिएगा, आनंद का, मस्ती का, हास्य का उत्सव है। और मैं सच बता रहा हूं, ये मत मानिएगा रामलीला के मंच पर हूं। कोरोना के बाद जितने भी कवि सम्मेलन हमने किए हैं पिछले 7-8 महीने में, अब तक का उनका ये सबसे अच्छा कवि सम्मेलन है। सबसे अच्छा कवि सम्मेलन है जहां इतने श्रेष्ठ कवि उपस्थित हैं। पवार जी हैं, दुबे जी हैं, शंभू है, गौरी है, और मैं भी अपने आप को श्रेष्ठ ही मानता हूं। और इतने सारे शानदार श्रोता, इतना शानदार मौसम, राम जी का मंच। सुनिएगा, मैं एक छंद से बात शुरू करता हूं। कई बार राजनीति में कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं। थोड़ी देर मिलकर इस कवि सम्मेलन को, उत्सव को महोत्सव बनाने का प्रयास करते हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है, जब मैं किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो आपको सबको मिलकर ताली बजानी है। इतना काम आपको करना है, बाकी मैं करूंगा। लिखने में मैंने काफी मेहनत की है। भाई साहब आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे मंच पर रोशनी बढ़ गई है उनके आने से, टॉनिक की लाइट रिफ्लेक्ट होकर डबल हो रही है। ये मस्ती है हरियाणा की। आ जाओ भैया, 3 लोग आ रहे हैं एक साथ। आइए, स्वागत है आपका। एक छंद से शुरू करता हूं बात, मेरे साथ रहिएगा। वो केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। दिल्ली में उनका नारा था कि सबको वाईफाई मिलेगा। और बस आनंद के साथ सुनिएगा। थोड़ी देर में ही मैं अपने काव्य पाठ का समापन करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि हमें कुमार जी को सुनना है। ओ केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। 7 सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर दिशा, एक बार जरा मिलकर तालियां बजाइए रिद्म में ऐसे। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को ऊपर, एक बार जरा पीछे तक हाथ उठाकर बजा दे, आनंद आ जाएगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। ओ जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। अगली पंक्ति मैंने केवल आनंद के लिए लिखी है, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं है। एक मुहावरे का मैंने प्रयोग किया है, आप आनंद लीजिएगा। और जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो। गंजों के सिरों पे भी मैं बालू उगवाऊंगा। गंजों के सिरों पे भी मैं बालू उगवाऊंगा। गंजों के पीछे तो एक भाई साहब ने सिर पे हाथ फिराया। ये हरियाणा की मस्ती है कि केजरीवाल जी की मेहरबानी हो गई तो फसल यहां भी लहला सकता है। इस फोटोग्राफर को, वीडियोग्राफर को विशेष प्रणाम करता हूं। मेहनत मैं कर रहा हूं, फोटो उधर वालों का ले रहा हूं। इसे पता है कि ये कभी लोग तो पढ़ के चले जाएंगे, पेमेंट देने वाले यही बैठे हैं।